उनका एक उनको एक मुकाम हासिल होना चाहिए समाज में। एक प्रोफेशनल की तरह से उनकी इज्जत होनी चाहिए। और स्पेशली जो हमारे एफपीआरटी से जुड़े हुए लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनको उनके हर तरह के, उनके फाइनेंशियल, उनके शारीरिक, उनके मानसिक उत्थान के लिए एफपीआरटी प्रयासरत है श्री राजेश चेतन जी की गाइडेंस में। अभी मैं राजेश राठौर जी अवेलेबल हैं क्या? मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सरस्वती वंदना का हमारा समय हो गया है, तो एक बार सरस्वती वंदना चला देंगे। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। हमारी एफपीआरटी की परंपरा है कि हम यहाँ पर जो वीकली सेशन है, इसमें सबसे पहले हम किसी भी साथी ने कोई अच्छा काम किया है उसकी शेयरिंग को लेने का या शेयरिंग सुनने का एक यहाँ पर परंपरा है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त, उनको ये पता एहसास हो जाता है कि यदि किसी फला आदमी का काम हो रहा है या स्ट्रिक से काम हो रहा है तो स्ट्रिक से मेरा भी काम हो सकता है। ठीक है ना? मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिसके पास भी कुछ अपना बिजनेस से रिलेटेड कोई शेयरिंग करने के लिए है, वो अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश राठौर जी उनको अनम्यूट करके उनकी शेयरिंग लेंगे। विपिन गुप्ता जी ने डिजिटल हैंड रेज किया है। विपिन जी अपने आप को अनम्यूट करो। नमस्कार। नमस्कार विपिन जी। सभी भाइयों को नमस्कार। मार्च के लास्ट वीक में मेरे पास एक क्वेरी थी पॉलिसी लेने के लिए कि 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस चाहिए मुझे। तो मार्च में तो डील नहीं फाइनल हुई थी, लेकिन मैं उसको फर्स्ट वीक में उससे मिला कस्टमर से, और उसको मैंने 50 लाख को जीवन उमंग में कन्वर्ट किया, और जिसका कल नंबर लग गया पॉलिसी। वेल डन, वेल डन विपिन जी, बहुत अच्छा किया आपने। आपने ऐसा क्या कहा कि टर्म इंश्योरेंस का क्लाइंट जीवन उमंग में कन्वर्ट हो गया? जीवन उमंग भी 50 लाख की दी आपने? ने मैंने 25 लाख की जीवन उमंग दी है, 25 लाख का उसको टर्म दिया है उसी के ऊपर। हाँ, और तो आपने ऐसा क्या कहा कि वो जीवन उमंग में कन्वर्ट हो गया? वो शेयर मैंने करने के लिए वो चीज चाहिए। मैंने उनको बताया कि आपकी अभी एज 28 साल की एज है, और सैलरी भी अच्छी है आपकी। टर्म इंश्योरेंस लेके आपको मिलेगा क्या लास्ट में जाके? तो आप एक रिस्क कवर के लिए, ठीक है रिस्क कवर होना चाहिए हमारा, लेकिन रिस्क कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रखेंगे अपने साथ आप? तो उनको समझाया कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जीवन उमंग के साथ, तो आपको जो 2 लाख रुपए, 2,25 आप दे रहे हैं, 2 लाख रुपए आपको 15 साल बाद हर साल मिलता रहेगा आपको। और एक आप फंड वैल्यू आपके पास 20-25 साल 30 साल बाद अच्छी वैल्यू एक आपके पास कलेक्ट हो जाएगी, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो इससे डील फाइनल हो गई थी। विपिन जी, आप कहाँ से हैं? ब्रांच हाँ, ब्रांच सिटी। 12F मयूर फेसबुक। और वेल डन, वेल डन। चलिए, बहुत अच्छा। तालियां दोस्तों इन लोगों के लिए जिन्होंने एक टर्म इंश्योरेंस को जीवन उमंग में कन्वर्ट कर दिया। मैं भी आपको करता हूं। अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। किसी और का हैंड रेज है क्या राजेश जी?
जी, किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा। अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके कर सकता है, अगर किसी को डिजिटल हैंड रेज करना नहीं आता है तो। हाँ हाँ, क्या यहाँ पर 54 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। 54 लोगों में से किसी ने कुछ काम किया नहीं है क्या? चलिए, यदि ऐसा है तो फिर हम क्या कहते हैं, मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करता हूं फिर, और क्या है। दोस्तों, आज जो हमारे स्पीकर हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और वो हमारे मतलब आप लोग सभी जानते हैं एफपीआरटी के जो ये अजय भैया, वीकली। जी अजय भैया, जी राघव ने सर। हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा ठीक है, राघव आप शेयरिंग कीजिए प्लीज। सभी एफपीआरटी बोर्ड मेंबर्स को और सब पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद कंप्लीट एंड इस 9 महीने में हमने कुछ 12 करोड़ का प्रीमियम किया है जनरल इंश्योरेंस में। एंड उसके अलावा हमारी जो टीम पहले 5 लोगों की थी, अब 16 लोग हमारी टीम में हो गए हैं। एंड इस साल का टारगेट है कि 25 करोड़ का प्रीमियम जनरल इंश्योरेंस में हम लोग अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। वेल डन, वेल डन, वेल डन। देखो, शेयरिंग ऐसी होनी चाहिए। अभी ये राघव हमारा बच्चा है और इसने अभी मतलब एक्सपीरियंस तो इन्हें लगभग 10 साल का हो गया है, लेकिन इन्होंने अपना काम अभी शुरू किया है। राजेश चेतन भाई को मतलब रिटायरमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि अब जो है ना आपका जो एम्पायर है वो सही हाथों में आ गया है। ठीक है ना? भैया 1 मिनट मुझे भी दे देना। हाँ बोलूं क्या? हाँ, बोलो बोलो आप। मित्रों, कल हमारे परिवार ने और भिवानी परिवार ने मिलकर उषा जी की स्मृति में एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया है और आई कैंप लगाया है, जिसमें 100 कैटरेक्ट की सर्जरी फ्री होगी। 26,000 रुपए की सर्जरी एकदम निशुल्क कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक ये सुविधा अवेलेबल रहेगी। कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में जिनको कैंसर डिटेक्ट हो गया उनका राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट करेगा। तो आप ये सुविधा, आपके परिचय में कोई इस तरह के लोग हैं जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको आप यहाँ भेज सकते हैं। एफपीआरटी के सारे ग्रुप्स में उसकी डिटेल हम पोस्ट कर देंगे। थैंक यू। बहुत जबरदस्त सूचना है। ऐसे हम हमारे एफपीआरटी के मेंबर जो इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो भी सदस्य पार्टिसिपेंट, वो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। ठीक है ना? यही चीजें एफपीआरटी में हम, जरूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की बात करें या फिर प्रोफेशनलिज्म की बात करें। इस तरह की योगदान भी राजेश भाई का हमें हमेशा मिलता रहता है। ठीक है ना? अभी किसी और का हैंड रेज है क्या? राजेश राठौर जी? अभी तो किसी हैंड रेज नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो ठीक है, फिर मैं आज के अपने स्पीकर को बुलाता हूं। दोस्तों, आज के जो स्पीकर हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो रेगुलर जो हमारे वीकली सेशन चलते हैं उन्हीं, वो इस वीकली सेशन की बैकबोन है, चाहे वो फिजिकल होते थे या अब ये होते हैं। जितना भी हमारा बैक एंड पे ये डिजाइनिंग का काम होता है वो सब सुनील डैंग जी अकेले अपने दम पर करते हैं। और सुनील डैंग जी, आज के स्पीकर सुनील डैंग जी हैं, उनका वो हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आपकी एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है ना साहब? और वो बाई एजुकेशन वो एमबीए कर चुके हैं, इंजीनियर हैं, और वो डिफरेंट जीआईसी कंपनीज के लिए 1995 से एज ए सर्वेयर काम करते हैं और उनका एक्सपीरियंस 28-30 सालों का है।
आज का जो सब्जेक्ट मोटर क्लेम का उन्होंने लिया है, हमने उनसे जब रिक्वेस्ट की कि आपको एक सेशन लेना है, तो उन्होंने कहा कि मैं मोटर क्लेम पर सेशन ले लूंगा। सबसे पहली बात तो इतना बिजी रहने के बावजूद भी उन्होंने एक कॉल पर ही आने के लिए तैयार हो गए। और सर, मोटर क्लेम जितना में टफ लगता है, यदि आप इस सेशन को ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको आसान लगना पड़ेगा। बस किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आज हमें सुनील डेंग जी बताएंगे। और आपके मन में जो भी सवाल है आप उसे चैट बॉक्स में लिखें या फिर आप अपने नोटपैड पर लिख लें। जब सुनील डेंग जी तक आपके सवाल पहुंच जाएंगे तो वो आंसर भी करेंगे। दोस्तों, ये सेशन आपके जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कोई भी सवाल अपने मन में ना रखें, बल्कि उसे चैट बॉक्स में लिख दें या बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो उस वक्त पूछ लें। मैं समझता हूं आपके और सुनील डेंग जी के बीच में रहना इससे ज्यादा ठीक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुनील डेंग जी से कि प्लीज आए और स्टेज संभालें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सुनील डेंग जी को ये लगना चाहिए कि आप वो जिंदा दिल लोगों के बीच में बोलने आ रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स भर जाना चाहिए उनके वेलकम मैसेज से। थैंक यू वेरी मच। आइए सुनील डेंग जी, थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी एफपीआरटी की टीम का, स्पेशली राजेश चेतन जी, अतुल जैन जी, अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जितना आसान लगता है ये मोटर क्लेम, मतलब आज की डेट में मेरे को थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है, हमने इतना कैजुअल ले लिया है, हमारे क्लाइंट ने तो पहले से ही लिया हुआ है और हमने भी उतना कैजुअल ले लिया है मोटर क्लेम को। हम छोटी छोटी गलतियां कहाँ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा क्लेम आता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आज मैं सभी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपसे शेयर करूंगा। जमूर, ये दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर कौन है? उसका तो क्या बात है, जमूरा मुंह खोला है, सही बोला है। अब अगला करतब दिखाएगा, आदमी को कबूतर और कबूतर को आदमी बनाएगा। तो कौन आएगा? जमूरा बताएगा। ये आएगा? नहीं आएगा। ये जाओ ना, जाओ ना। बता ताली, आजा आदमी सामने, आप फेस टू फेस। तो देखो बच्चा, बूढ़ा, जवान, आदमी, औरत, सब लोग देखो ये आदमी को कैसे ये जादूगर कबूतर बनाएगा। गिली गिली तो बच्चा, बूढ़ा, जवान, आदमी, औरत फिर से इसी कबूतर को आदमी बनाएगा। बंद करो, चल रही है मेरे कान में। मतलब आज हो क्या रहा है, हर आदमी इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब भी इंश्योरेंस का चीजें आती है, हम क्लाइंट को क्लियर बात नहीं करते। और क्लाइंट का कहाँ इंटेंशन रहता है कि कौन कंपनी कम प्रीमियम में आपका बीमा कर रही है। मतलब हम देखते भी नहीं है इसके अंदर हमारे क्या क्या चीजें कवर हैं, क्या चीजें कवर नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है स्टेटमेंट आती है, हम कौन सा क्लेम लेते हैं, और ज्यादा चीजें को पैसे भरने से तो वेस्ट ही होता है ना पैसा। आप ज्यादा जो चीजें जरूरी हैं उन्हीं का बीमा करवा दो। मतलब जरूरी क्या है, आज देखा जाए तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही जरूरी है, इसके अलावा तो कोई हमारा चालान नहीं होता। हमें वही चीजें जरूरी लगती हैं जिनका चालान होता है या जो मैंडेटरी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। उसके बाद थर्ड पार्टी के बाद आती है पैकेज पॉलिसी, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं। उसके बाद जीरो डेप पॉलिसी आती है, और जीरो डेप के बाद कंज्यूमेबल कवर, 24/7 की रिप्लेसमेंट, इंजन प्रोटेक्टर,
और उसके बाद आता है RTI। ये सब अलग अलग कवरेज हैं। जितना पैसा आप देते जाओगे इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करती जाएगी। दोस्तों मैं अपनी शुरू कर रहा हूं स्लाइड से, आपको बताता हूं क्या प्रोसेस होता है। आपको क्लेम कैसे हैंडल करना होता है, इस चीजों का छोटा सा प्रोसीजर आप देख लें। इस स्क्रीन शेयर हो रही है अजय जी, राजेश जी? हाँ हो रही है। हाँ क्लियर है। हाँ, इसमें हम बताएंगे वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू हैंडल मोटर क्लेम। This guide is intended for insurance professional. We will cover the basics of motor claim processing. We will explore the key step to follow when handling a claim. ये steps हमें follow करने होते हैं. The first step is to gather all the necessary information about the claim. This include detail about the accident, the driver and the vehicle involved. It is important to get accurate and detailed information to access the claim and determine liability. This can be obtained through witness statement, police report, and photographs of the accident scene. Evaluating damage. इसके बाद हम damage को कैसे evaluate करते हैं? After liability has been determined, the next step is to evaluate the damages. This involves assessing the cost of repair and replacement for the damaged vehicle. Medical expenses and the lost wages may also be taken into account for any injuries sustained in the accident. This evaluation will determine the amount of compensation that will be paid out. Negotiating with claimant. Once the damage has been evaluated, negotiation will begin with the claimant. The insurance adjuster will work with the claimant to come to a fair settlement amount. This may involve offering a lump sum payment or a structural settlement. Negotiation may take some time, and it is important to communicate effectively and professionally throughout the process. After a settlement has been reached, it is time to apply any deduction that may be applicable. Deductible are a specified amount of money that the policyholder is responsible for the paying before insurance coverage kicks in. The deductible amount will be subtracted from the settlement amount before it is paid out. It is important to double check policy details to ensure that deductible amount are being applied correctly. Finally, closing the claim. Finally, once all payment has been made and all paperwork has been processed, it is time to close the claim. This involves updating records and filing the necessary document. It is important to make sure that all the information is correct and up to date. Properly closing a claim ensure that all parties involved are satisfied and that the claim has been handling according to the policy guideline. दोस्तों ये आपको मैंने बताया क्लेम का प्रोसेस, और जैसे जैसे जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप उसमें डालें। अदरवाइज मैं एक चीज शुरू करता हूं। क्लाइंट कुछ भी बात, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है क्लेम फॉर्म। ज्यादातर हम क्लाइंट कहाँ गलती करते हैं? हम क्लेम फॉर्म खाली साइन करके आ जाते हैं। एक्सीडेंट की जो डेट भरनी है हम कुछ भी डेट भर देते हैं। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट भरना है हम कुछ भी भर देते हैं। टाइम हम कुछ भी भर देते हैं, लिख दो यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। आज की डेट में ये चीजें आसान नहीं है। आप कुछ भी लिखते हैं, अगर वो चीजें पकड़ी जाती हैं तो आपका क्लेम नो क्लेम हो सकता है, क्योंकि जो क्लेम फॉर्म आप साइन करके आते हैं वो एक एफिडेविट होता है, फुली एफिडेविट। आप लिख के देते हैं, अगर कोई चीज इसमें गलत निकलती है तो आप मेरा क्लेम रेपुटेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूं आपको मैं। एक मेरे पास सर्वे आया किसी कंपनी का जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ। मैंने पार्टी से पूछा एक्सीडेंट कैसे हुआ है, तो उन्होंने बोला कि पीछे से एक गाड़ी वाला आ रहा था, उसने मार दिया। जनरली ऐसे ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, पीछे से गाड़ी वाले ने मारा तो आपका तो फॉल्ट है ही नहीं। और करते करते नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे पास दूसरा क्लेम आया।
जो ये आपको इसके फोटोग्राफ दिखाता हूँ, गाड़ी कितनी बुरी तरह डैमेज है। इस पार्टी से मैंने बात की कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहते हैं जी आगे वाले ने ब्रेक लगा दिए और मेरे से ब्रेक लगे नहीं। मैंने पूछा ड्राइवर का क्या हुआ, कह रहे जी बस भगवान ने बचा लिया ड्राइवर को, ड्राइवर ठीक है। मैंने कहा ड्राइवर से मिलवा दो। उन्होंने कहा जी ड्राइवर भाग गया है गाड़ी छोड़ के, मतलब झूठ बोल के उन्होंने ड्राइवर को नहीं मिलवाया। जब मैं इस पहले वाले से बात कर रहा था तो मैंने कहा क्या आपने सपोर्ट के फोटोग्राफ लिए थे? इसने कहा हाँ मैंने लिए थे फोटोग्राफ। तो मैंने वो फोटोग्राफ जब शेयर करवाए उससे, तो ये दोनों गाड़ियां इकट्ठे ही एक्सीडेंट हुई थी। आप देख रहे हैं ये रात के सपोर्ट के फोटोग्राफ हैं, ये दोनों गाड़ियां इकट्ठे ही एक्सीडेंट हुई और बाई चांस ये दोनों क्लेम भी मेरे पास आ गए। तो मैंने इससे पूछा क्या हुआ था, कह रहा है जी ड्राइवर बहुत धुत था, दारू पी हुई थी उसने, और वो इस हालत में भी नहीं था वो खड़ा हो सके। तो हमने उसको गाड़ी को काट के उसको उसके अंदर से निकाला था, उसकी हालत बहुत खराब थी। तो जैसे ही ये चीजें हमारे अंदर आई तो हम उसी समय इंश्योरेंस कंपनी को लिख के दे देते हैं और कंपनी उसमें इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर देती है। कोई भी डाउट कहीं भी होता है, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को तंग ना करें, लेकिन जहां क्लाइंट झूठ बोल रहा होता है, गलत मिसगाइड कर रहा होता है हमें और छुपा रहा होता है चीजें, वहां हम इसको इंश्योरेंस कंपनी को इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड कर देते हैं। और ये क्लेम रिकमेंड हुआ, इन्वेस्टिगेटर ने सारे फैक्ट्स निकाले और ये गाड़ी नो क्लेम हुई है। तो दोस्तों कभी भी कोई बात है आपको छुपानी नहीं है और क्लाइंट को ये सब चीजें बतानी है, क्योंकि किसी का नो क्लेम होगा ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा फॉल्ट था, वो हमेशा गलती या तो इंश्योरेंस कंपनी की निकालेगा या जिस एजेंट के थ्रू उसने बीमा लिया था उसकी निकालेगा। तो आपको अपने आप को साफ रखना है, तो जितना आप क्लियर होगे क्लाइंट को भी उतना क्लियर करके रखो। और ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, गाड़ियों में पेपर ही नहीं होते हैं, लोगों के पास गाड़ियों के पेपर ही पूरे नहीं होते। कई बार कमर्शियल गाड़ियों में ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी उसके पास कमर्शियल लाइसेंस ही नहीं होता, गाड़ी की फिटनेस नहीं होती, गाड़ी का रोड टैक्स नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती। आप जब भी किसी का इंश्योरेंस करो जिस भी गाड़ी का, उसके हिसाब से जो जो पेपर की रिक्वायरमेंट है एक मेल उसको डाल दो। और सबसे बड़ा जो लकूना आजकल आ रहा है ना, गाड़ियों में लोग क्लेम ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसमें गाड़ी में मैंने क्लेम लिया था या नहीं लिया था। जब भी रिन्यूअल का टाइम आता है वो कहते हैं नहीं जी हमने तो आज तक कोई क्लेम लिया ही नहीं। और हम उस समय कोई बंदा चेक नहीं करता, गाड़ी का इंश्योरेंस एनसीबी के साथ हम रिन्यू कर देते हैं। और इंश्योरेंस कंपनियां जब कभी क्लेम आता है तो उसके सारे पेपर चेक करती हैं कि इसमें पहला क्लेम था, किस कंपनी से इसने इंश्योरेंस लिया था। अगर वहां क्लेम मिलता है तो कंपनी उसको नो क्लेम कर सकती है, क्योंकि आपने वहां पे गलत बोला, चाहे वो आपको याद नहीं था तब भी, लेकिन गलत बोला गया। ऐसे में कभी भी क्लाइंट का इंश्योरेंस रिन्यू करो तो उसको हमेशा उससे एक कंफर्मेशन लो, आइदर व्हाट्सएप पे लो या मेल पे लो कि मेरी गाड़ी में कोई क्लेम नहीं है। क्योंकि कल को क्लाइंट इस बात को मानेगा नहीं कि मैंने बोला था, मैंने नहीं बोला था, मुझे क्या पता, मेरे मेरे क्लाइंट ने मेरे बेटे ने क्लेम लिया हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। तो ये कंफर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली जैसे कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस ले लेते हैं। किसी का दोस्त के फादर ने कहा कि ये इंश्योरेंस करना है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो ऑफलाइन आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था और ऑनलाइन में कम आ रहा था। इसने बेटे को कहा कि आप ऑनलाइन रिन्यू कर लो। फादर के नाम से गाड़ी थी और बेटे ने ऑनलाइन इंश्योरेंस किया तो अपनी डिटेल पूरी डाल दी। उसको कहता है उसमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे ही तो पापा हैं। लेकिन वो गाड़ी का जिस दिन क्लेम आया, आरसी पापा के नाम थी और इंश्योरेंस बेटे के नाम थी, वो क्लेम ही नहीं मिला उनको। दोस्तों ऐसे बहुत से आपके पास भी चीजें होंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है और मैं बताता हूँ। नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा रहा हूं मैं, ये गाड़ी जैसे एक्सीडेंट हुई है, इसके अंदर मतलब कमर्शियल गाड़ी के अंदर दो चीजें मस्ट होती हैं। एक तो आपको पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है और दूसरा उसका सपोर्ट सर्वे कराना होता है। सब सपोर्ट सर्वेयर जाता है वहां पे, देखता है किसी की डेथ हुई है या कोई थर्ड पार्टी क्लेम आया है, वो सारी चीजें
वेरीफाई करता है सपोर्ट पे जाके। लेकिन ज्यादातर इंश्योर्ड इन चीजों को छुपाते हैं और कई बार ड्राइवर बदल देते हैं, कई बार, क्योंकि ये सब चीजें क्यों करते हैं वो, क्योंकि पूरी चीजें नहीं करते। आपको अपने ड्राइवर का इंश्योरेंस करके रखना चाहिए, पीए पॉलिसी लेनी चाहिए, ड्राइवर के लिए मस्ट होनी चाहिए। कभी उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 20-25 लाख रुपया मिल जाता है, और एक्सीडेंट के दौरान इंजरीज हो जाती हैं तो वो भी कवर होती हैं। ये चीजें आप जब तक क्लाइंट को नहीं बताओगे, क्लाइंट नहीं करेगा सब चीजें। अब आपको एक एक्सीडेंट और मैं दिखा रहा हूं। ये एक्सीडेंट, ये मर्सिडीज गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने क्या किया है, सारा का सारा जैसे पूरा स्टोरी लिखी कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से गाड़ी मेरी टोल से निकली, सब हुआ। उसने सब लिखा पूरा का पूरा, पूरी पिक्चर बनाई। लेकिन जब भी सर्वेयर गाड़ी देखता है उसको पता लगता है ये गाड़ी एक्सीडेंट है या गाड़ी बनाई हुई है। मैंने गाड़ी के नंबर्स पे ये पेंटिंग की हुई है ताकि गाड़ी का नंबर डिस्क्लोज नहीं करना होता। ये देखो गाड़ी का, इसने जैसे हमने वेरीफाई किया, ये टोल से गाड़ी निकली थी, बिल्कुल ठीक निकली थी गाड़ी, सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद जब सपोर्ट पे जाके सारा चीजें की, ये गाड़ी ऐसे मिली और ये गाड़ी के नीचे से सारा ये टूटा हुआ था। लेकिन कहाँ डाउट होते हैं, गाड़ी कभी भी टूटती है ना, सर्वेयर देख लेता है कि ये तोड़ी गई है या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट और तोड़ने में सारी चीजों का फर्क लगता है। ये गाड़ी जेसीबी से तोड़ी गई है गाड़ी पूरी, इसको टोटल लॉस करने के लिए। क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ियां होती है ना मर्सिडीज ड्राइव, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है, 3-4 लाख होती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गलती करती है, इसका इंश्योरेंस बड़ा बड़ा कर देती है। ऑनलाइन में 20 लाख 25 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है, उस दौरान ये गलतियां लोग करते हैं। लेकिन ये क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सर्वेयर या इन्वेस्टिगेटर ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट एक्सीडेंट आपको दिखा रहा हूं मैं। ये गाड़ी इन्होंने बोला कि डिवाइडर से लगी, और बिल्कुल ठीक बोला, डिवाइडर से लगी थी, और ये गाड़ी उसके बाद पलट गई। इस पे कुछ डाउट्स हुए, ड्राइवर से बात करते हैं हम लोग, ड्राइवर वो बातें नहीं बता पाता जो अगर रियल ड्राइवर नहीं होता तो। वहाँ डाउट हुआ, पता लगा गाड़ी ये ड्राइवर चला ही नहीं रहा था। क्योंकि आज की डेट में हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है, हम ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उसकी टाइमलाइन चेक करते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक क्लेम आया था और फॉर्च्यूनर थी उनके पास, मालिक ने बोला कि मैं खुद ही चला रहा था, और जो भी उन्होंने लिखा, एक्सीडेंट का लिखा, सब लिखा। बाद में कहीं डाउट हुआ, क्योंकि वो क्लाइंट की एक आदत होती है कि छोटा सा क्लेम होता है वो नहीं लेता है, जब कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो वो दोनों चीजें या तीनों चीजें लेना चाहता है। तो वहां पे हमें डाउट होता है। तो अब मैंने पूछा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कह रहे लिख के तो दिया आपको, क्लेम फॉर्म में टाइम था, सब था। मैंने कहा जी आपसे मिलना है। कह रहा किस लिए मिलना है मुझे। मैंने कहा आप क्या, मैंने मोबाइल चेक करना है, मुझे उसकी टाइमलाइन देखनी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सस्ते वाला मोबाइल है, 2-2.5 हजार वाला मोबाइल है, 3,000 वाला मोबाइल है, उसमें कोई टाइमलाइन नहीं आती। जो बंदा 40 लाख की गाड़ी रखता है वो क्या 2-2.5 हजार वाला मोबाइल रखेगा। तो उस केस को हमने होल्ड पे डाल दिया, जब तक आप मिलोगे नहीं, टाइमलाइन नहीं दिखाओगे, तब तक हम आप इसको क्लेम को नहीं देंगे। उस क्लाइंट ने बहुत गालियां दी हमें और इंश्योरेंस कंपनी को कि साले चोर हैं, हमें क्या चोर समझा है, हम ये 1-1.5 लाख के क्लेम के लिए ऐसी बातें करेंगे। लेकिन जिस दिन वो क्लाइंट मिला, उस दिन टाइमलाइन देखी तो एक दिन का फर्क था। मतलब जैसे 29 तारीख को गाड़ी लगी थी, उन्होंने 30 लिख दिया था। कंपनी ने उस बेस पे उस क्लेम को पास किया, लेकिन उसको सब स्टैंडर्ड किया। चाहे क्लाइंट ने जान के नहीं किया था, लेकिन किया था या हो गया था, जो भी था उसको सब स्टैंडर्ड करके उसका 25% क्लेम काट लिया। तो दोस्तों क्लाइंट को ये सब चीजें बतानी है। अभी एक गाड़ी का आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फायर होता है तो लोग हमेशा कहते हैं जी मुझे तो पता नहीं कैसे आग लगी, गाड़ी से एकदम चिंगारी निकली और गाड़ी आग लगी। तो हम जैसे सपोर्ट सर्वे करवाते हैं, उससे फोटोग्राफ मांगते हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया, किसको इन्फॉर्म किया। सबसे ज्यादा जरूरी है, जब भी आपकी गाड़ी में कुछ भी ऐसा होता है, फायर होता है, आग लगती है, एकदम आग नहीं लगती, आग लगते लगते टाइम लगता है, आपने क्या किया। सबसे पहले तो आपको आग बुझाने की कोशिश करनी है और
फायर ब्रिगेड को फोन करना है, पुलिस को फोन करना है। अगर आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप डाउट के उसमें आते हैं। जैसे इससे मैंने फोटोग्राफ मांगे तो इसने फोटोग्राफ दिए। ये देखो, आग कभी भी गाड़ी में लगेगी तो एक तरफ से ही लगती है, ऐसे नीचे से आग लगी हुई है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हेलो? हो रही है। हाँ ठीक है। जैसे अब इसमें आग लगी तो यही चीजें डाउट में आती हैं। फिर हम सारी हिस्ट्री चेक करते हैं, गाड़ी कहाँ से आई थी, कब लगी और कितने किलोमीटर चली है गाड़ी, और चलने के बाद, लगने के बाद आग लग सकती है नहीं लग सकती। आजकल देखो ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, लोगों के पास काम नहीं है तो अलग अलग तरीके से चीजें कर रहे हैं। अब ये देखो, जैसे ये 2 बसें हैं, ये खड़ी खड़ी आग लग गई, मतलब इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ के नीचे आ गई है। तो आपको क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही क्लेम दे देती है क्या? इंश्योरेंस कंपनी इसका सारा चेक कराती है, आग कैसे लगी, फोरेंसिक रिपोर्ट भी मंगाती है, किस चीज से आग लगी है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है या अपने आप लगी है। तो आपको सब चीजों का ध्यान रखना है, कैसे क्या हो सकता है। अब आपके पास अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिखो या अपने आप को ओपन करके लिखो। इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। स्टॉप शेयरिंग। सुनील जी, मेरा एक सवाल है। जी मान लो कोई क्लाइंट दिल्ली से बाहर गया हुआ है, जी तो वहां उसका एक्सीडेंट हो गया, जी कि शादी में गया था, वो 1 हफ्ते बाद वापस आया, जी। अब वो क्लेम डाल रहा है, तो डेट कब की लिखनी चाहिए उसको? 1 हफ्ते पहले की? देखो, मोटर क्लेम में क्या होता है, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होता है। ओके। आप उसके बाद भी आपको अगर 10 दिन 15 दिन लगते हैं, आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप वो रीजन दे सकते हैं। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अभी मैं दिल्ली से बाहर हूं, मैं आके गाड़ी ठीक कराऊंगा तो दोबारा आपको इंटीमेट कर दूंगा कि कौन सी वर्कशॉप पे छोड़ूंगा गाड़ी। ओके। क्योंकि गाड़ी देखो 2 कंडीशन होती है, आपकी गाड़ी चलने की हालत में है या चलने की हालत में भी नहीं। ठीक है। इट टोटली डिपेंड करता है कि गाड़ी के ऊपर आपकी कंडीशन कैसी गाड़ी। अगर गाड़ी चलने की हालत में है तो हम 10 दिन बाद भी क्लेम डाल सकते हैं, अगर हम वहां पे नहीं है दिल्ली अपनी हाँ, जगह। दिल्ली में नहीं हो तो आप वहां भी डाल सकते हो, और आप चाहो तो दिल्ली से बाहर से भी गाड़ी ठीक करा सकते हो। आज की डेट में कंपनीज के हर जगह पैनल्स हैं। आप उसी जो भी आपकी मेक की गाड़ी है उसी डीलरशिप पे आप अपनी गाड़ी रिपेयर भी करा सकते हैं कैशलेस में। ठीक। ये कुलदीप पवार जी हैं और राजश्री मैडम हैं, पूछना चाहते हैं। अनम्यूट करके पूछो एक एक। राजश्री मैम। हाँ कुलदीप जी। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। हाँ, कुलदीप जी बात कर रहे हैं, राजश्री मैम आपसे बात करते हैं। आप अनम्यूट कर लो अपने आप। नमस्ते सर, मेरा ना एक 30 सितंबर को क्लेम आया था सर। हाँ जी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, जी तो गाड़ी के स्पॉट सर्वे के लिए कस्टमर केयर पे कॉल करके लिखवा दिया था। जी तो स्पॉट सर्वे के लिए 6 बजे तक कोई आया नहीं, तो जी। पार्टी को मैंने बोला कि गाड़ी के सारे वीडियो फोटो ले लो, हाँ और ब्रांच मैनेजर को मैंने लाइन पे लेके सारे फोटो वीडियो करवा दिए। जी तो ब्रांच मैनेजर ने बोला आप वर्कशॉप पे ले जाके गाड़ी जहाँ आपको ठीक करवानी है वहाँ खड़ी कर दीजिए, वहाँ सर्वेयर आ जाएगा। जी। सर्वेयर आया, वो सारे फोटो वीडियो ले गया। हाँ क्लेम फॉर्म उसने व्हाट्सएप कर दिया कि आप भर के व्हाट्सएप कर देना मुझे। ठीक है जी। और उसके अलावा जो मैंने मेन रोड पे फोटो लिए थे पार्टी ने, वो सर्वेयर को प्रोवाइड करा दिए। अब तक वो क्लेम मिला नहीं है पार्टी को। नहीं तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर्वेयर ने वो रिपोर्ट आगे अपडेट नहीं की, फोटो वगैरह। सर्वेयर का वो फोन क्या हुआ, अपडेट हो गया, तो जो उसका बैकअप का डाटा था वो सारा उड़ गया। नहीं तो देखो दोस्त, वो सर्वेयर की प्रॉब्लम है। सर्वेयर लिखेगा, आप कंपनी से अपनी बात करो कि भाई हमारा ये ऐसे क्लेम था, ये क्लेम नहीं मिल रहा है, तो ये इसका जो भी हल है वो निकालेगी कंपनी। ऐसे बहुत बार होता है, हमारा डाटा उड़ जाता है, लेकिन हम लोग लिख के देते हैं कंपनी को, हम मैंने देखी थी गाड़ी और ये लॉस है गाड़ी के अंदर, तो कंपनी ऑनर करती है उसके उस बेस पे। इस चीज में सर्वेयर से बात हो गई है। सर्वेयर कह रहा है कि मेरे को पुराने फोटो नहीं दिए थे। अब वो फोटो दोबारा भी अरेंज करवा दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका क्लेम नहीं मिलेगा, इसका क्लेम जेन्युइन नहीं है। फोटो में लोकेशन टाइम सब कुछ आया हुआ है, जेन्युइन फोटो, पूरे रोड पे मैन फोटो लिए हुए हैं। वो कह रहे हैं आपने स्पोर्ट्स फोटो आप ना देखो करवाए। कुलदीप जी, मेरे से अलग से बात कर लेना अगर लंबी बात है। क्या जेन्युइन नहीं है? कहीं ना कहीं तो उनको लगा होगा जेन्युइन नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप पूरी बात बताएंगे तो इसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा।
ठीक है जी। और अब राजश्री मैम आप अनम्यूट करके बात करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, मैं एक्चुअली जब भी ऑनलाइन या मतलब इंश्योरेंस करने की कोशिश करती हूँ ना गाड़ियों का, तो कई बार क्या होता है कि ना मैं कोटेशन देती हूँ, उसके बाद वो कहता है जी ऑनलाइन तो इतना सस्ता आ रहा है, हम तो वहां से ले लेंगे। तो मेरे लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है कि इसको कैसे मतलब क्वेरी को उसकी शांत करूँ। तो देखो मैम, ऑनलाइन 100% सस्ता होगा उसको बोलो, क्योंकि हम लोग बीच में नहीं है। हम लोग बीच में होते हैं तो आपके लिए कभी भी कोई समस्या होती है हम लोग खड़े होते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, उसके फादर ने कहा कि पढ़े लिखे हो तुम ऑनलाइन भी चेक करो और वहां से भी ऑफलाइन भी चेक करो। तो ऑनलाइन में फर्क था तो बच्चे ने क्या किया, ऑनलाइन इंश्योरेंस कर लिया, और जहां फादर का नाम डालना था अपना नाम डाल दिया। क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम लिखा है पापा का नाम, मेरे ही तो पापा हैं। तो ऐसी अनगिनत गलतियां ऑनलाइन में हम लोग देखते हैं क्लाइंट करता है। अभी क्या हो रहा है, जैसे हाँ देखो जी। राजश्री मैम, अभी ऑनलाइन, अब ऑनलाइन किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, ऑनलाइन क्लाइंट ने इंश्योरेंस किया, पहले उसकी पॉलिसी चल रही थी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब उसने ऑनलाइन का ऑप्शन आया तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव था, जीरो डेप का ऑप्शन भी आ गया। उन्हें जीरो डेप को चूज किया और कंपनी ने उसको इंश्योरेंस कर दिया। हमने पिछला इंश्योरेंस देखा तो उसमें जीरो डेप नहीं था और इसमें जीरो डेप ले लिया। तो पूछा कि आपने इंस्पेक्शन कराया था क्या, कह रहा कहीं ऑप्शन ही नहीं आया इंस्पेक्शन का, जबकि उसके अंदर सेल्फ इंस्पेक्शन का ऑप्शन भी आता है अगर आप चूज करते हो तो। और नहीं आया तो उसको जीरो डेप हम काउंट नहीं करेंगे। कई गलतियां होती हैं, आप पैसा कितने बचा रहे हो, 200, 400, 500, 1000, 2000, लेकिन जब लॉस आता है ना, वो 2-2 लाख 3-3 लाख का लॉस आता है और वो चीजें नो क्लेम होती है। आपको ये चीजें क्लाइंट को बतानी है कि जी। कहाँ गलती करते हैं हम लोग। जी हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। अब नेक्स्ट संजीव पुरी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? इनको बोल, 1 मिनट इनको बोल दो, 1 घंटे में बात कर लेंगे। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मेरा अभी ना एक क्लेम आया हुआ है। इसमें क्या है कि एल्काजार गाड़ी है, घर के आगे गाड़ी साफ कर रहा था बंदा, साफ करने वाले वाइपर छोड़ा और उसमें एक छोटा सा डॉट आ गया विंड स्क्रीन में। और वो 2 दिन के अंदर वो बंदा जो जिस ऑनर है वो बाहर गया हुआ था, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। तो उसके बाद 3 दिन के बाद रिपोर्ट किया, तो कंपनी में भी सर्वेयर भी मतलब क्लेम को पास करने में नखरे कर रहा है। कैसे हैंडल कर सकते हैं इस केस को? देखो सर्वेयर का हम ना वर्ड यूज करते हैं ना, नखरे करता है। कभी भी आपकी गाड़ी में भी डॉट आता है तो 2 दिन में कभी भी ऐसे वो नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता। जैसे जैसे गाड़ी 2 इंच का हुआ है अभी सर, क्रैक 2 दिन का हुआ है, 2 इंच का बड़ा क्रैक हुआ है। क्या पता पहले दिन से ही 2 इंच का हो, उसमें कोई बात नहीं है, इसमें वो मना नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी एविडेंस है, मतलब आपके हिसाब से उसने तोड़ा जो गाड़ी साफ करने वाले ने? उसने वाइपर, जैसे वो वाइपर छोड़ देते हैं ना वो करने के बाद, हाँ, तो वाइपर का रबर टूटा, होगा वो जाके टकराया, उसे टूट गया, वो ही से दौड़ रहा है। हाँ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी क्लेम देगी चाहे उससे टूटा है। आपने लिखा क्या था कॉज ऑफ एक्सीडेंट? कॉज ऑफ एक्सीडेंट यही लिखा है सर पे कि उसने वाइपर छोड़ा और अननोन रीजन है, रात को गाड़ी खड़ी थी, तो सड़क पे खड़ी होती है, अननोन रीजन है। हाँ तो वो क्लेम मना नहीं कर सकते, वो क्लेम मिलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेलकम। अब चरणमल जी आप पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। अक्सर बस गाड़ी की क्लेम में एक ही प्रॉब्लम आती है कि जैसे क्लेम जाता है और 2 साइड से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, या एक साथ में कभी कभी शीशे का भी और गाड़ी का भी क्लेम आ गया कि भाई ये तो एक्सीडेंट की वजह से ही शीशा टूट गया था। तो उस केसेस में हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो ये कहता है नहीं जी मेरे तो दोनों तरफ से जबी लगी थी, और सर्वे के टाइम पे ये होता है नहीं, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ बड़ा बस कंफ्यूजन रहता है। आप एक बात उनको खुले में उतार दो, कभी भी क्लाइंट के साथ ना, हमेशा जब भी गैप होता है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है। कभी भी शीशे के साथ गाड़ी लगती ही नहीं है, ये 100%। मेरा 28 साल का तजुर्बा है कि शीशा टूटे साथ में गाड़ी, या तो कब टूटेगा शीशा, जब गाड़ी किसी के पीछे लगे, अंदर घुस गई गाड़ी, बोनट भी गया, शीशा भी गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब गाड़ी का शीशा टूटता है। अदरवाइज कैसे शीशा टूटेगा? जनरली लोग क्या लिखते हैं, शीशे पे पत्थर लगा, गाड़ी अनबैलेंस हुई और गाड़ी मेरी दूसरी साइड टकरा गई। ये सिर्फ स्टोरी होती है जो आप लोग लिखते हो,
क्लाइंट लिखता है उसको खाना पूर्ति करने के लिए, ऐसा होता नहीं है कभी भी। क्लाइंट क्या होता है, शीशे पे डॉट होता है, उसको ले लेके घूमता रहता है कि इसके लिए क्या क्लेम लेना है, इसके लिए क्या क्लेम लेना है। अरे आपकी गाड़ी इंश्योरेंस है, कंपनी ने मना थोड़ी किया है आप एक बार क्लेम लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार, 10 बार लो, आप फुली इंश्योर्ड हो, आप गाड़ी का क्लेम लो ना। राइट सर। तो कभी भी 2 साइड कवर नहीं होती हैं, और 2 साइड कवर कब होंगी, जब जेन्युइन होगा। बहुत रेयर चांस होता है, और गाड़ी कई बार 3 साइड से भी लगती है और 4 साइड से भी लगती है, वो पता लगता है हमें पता लगता है, और वो क्लेम वैसे पास होते भी हैं। क्योंकि देखो आपकी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है ना, वो एक्सीडेंटल क्लेम है, और क्लाइंट ने क्या यूज किया हुआ है उसको, एज ए क्या यूज करते हैं, मेंटेनेंस पॉलिसी। वो मेंटेनेंस पॉलिसी थोड़ी है। आज की डेट में कंपनियां इतने कम प्रीमियम पे आपके साथ काम कर रही हैं, आपका इतना कम प्रीमियम ले रही हैं, और एक एक पार्ट की आप देख रहे हो पेंटिंग 6-6 हजार 7-7 हजार पेंटिंग है, और प्रीमियम क्या आ रहे हैं 10,000, जिसमें थर्ड पार्टी भी है, जीएसटी भी है, सब कुछ है। कंपनी के पास प्रीमियम तो क्या जा रहा है, 4,000 रुपया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये बातें आप क्लाइंट को बोलो, समझाओ कि जब भी आपकी गाड़ी लगती है। हाँ, क्लाइंट कहता है मेरे पास रोज टाइम थोड़ी होता है, नहीं होता तो फिर अपनी कॉस्ट पे ठीक करा लो। बिल्कुल सर, वैसे तो मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे शायद मेरे को ये बात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन सर रिसेंटली मैंने अभी मार्केट में ये सुना कि भाई जैसे आजकल वो एजेंट को कहते हैं जी भाई साहब आप क्लेम दिलवा दोगे क्या हमारे को, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि देखिए जेन्युइन क्लेम आएगा तो आपको 100% मिलेगा और कंपनी पे करेगी। देखो चरणमल जी, एक चीज ना हमें जहन में उतारनी चाहिए, ज्यादातर यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजर ही हैं, चाहे वो लाइफ के या नॉन लाइफ के हैं। अगर आप किसी गलत आदमी का बीमा करते हैं ना, तो लाइफ के लिए भी गलत है, हमारी कंपनी के लिए भी गलत है, और हमारे अहम के लिए। ऐसे ही कोई आदमी आपको कहता है क्लेम दिलवा दोगे, अरे भाई आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो क्लेम क्यों नहीं दिलवाऊंगा, आपका हक है। बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल यही बोलते हैं सर। तो यही बोलना है। और देखो आज की डेट में सर, मार्केट में निकलो, मेट्रो में निकलो, पैर रखने की जगह नहीं है। हमें कौन से वही 100 क्लाइंट ही चाहिए जो ऐसे तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। बिल्कुल। आप इसमें क्या खुद भी एंजाइटी में रहेंगे, सामने वाले को भी डालेंगे, और पूरा प्लेटफॉर्म ही खराब होता है। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहो। अभी सर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, मान लो 2 गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो जैसे मेरे से गाड़ी दूसरे की लगी, तो वो कह रहा है मैं आपकी कंपनी से क्लेम करूंगा, मैं अपनी कंपनी से नहीं करूंगा क्योंकि आपने मेरी गाड़ी मारी है। तो उस केस में इज इट कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है। अच्छा, वो अपनी पॉलिसी से नहीं लेके हमारी पॉलिसी में क्लेम कर सकता है? हाँ कर सकता है, वो कर सकता है। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे से गाड़ी लगी है, एक बार आपको कोर्ट में पेश होना पड़ता है कि हाँ मेरे से गाड़ी लगी है और मैंने बचाने की कोशिश की थी, लग गई मेरे से। और कोई जान के थोड़ी मारता है गाड़ी को, लग गई कोई बात नहीं, वो कंपनी उसका क्लेम वो कर देगी, सेटल कर देगी। ओके, लेकिन कोर्ट में जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग सकते हैं, और इतना टाइम कोई वेस्ट करता नहीं है। तो लोग अपनी ही पॉलिसी से क्लेम ले लेते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो पार्टी बियर कर लेती है दूसरी वाली। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो ये आपने बताया था पीए कवर होता है ड्राइवर का, तो सर ये अनलिमिटेड होता है इसमें या कुछ इसमें लिमिट होती है ड्राइवर वगैरह? पीए कवर ना उसकी सैलरी के हिसाब से होता है, उसकी कितनी सैलरी है उसके हिसाब से होता है। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हाँ, प्रदीप जैन जी पूछना चाहते हैं कुछ? हाँ, सुनीता मैडम आपका भी नंबर आएगा। थैंक्स सर, मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। आपकी सपोर्ट हमेशा रहती है, कई बार आपको हम तंग भी कर लेते हैं। नहीं। अभी छोटा सा एक जनरल क्वेश्चन है मेरा। आजकल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है कि वो कहते हैं जी ऑथराइज वर्कशॉप से ही गाड़ी आपको रिपेयर करनी है जी, लेकिन कस्टमर कहता है जी मुझे वहां पर डेप्रेशन ज्यादा पड़ेगा, मैं उसको लोकल वर्कशॉप पर या मल्टी गैरेज पे करा लूँ जी। इस केस में सर हम क्या गाइड कर सकते हैं कस्टमर को? देखो, ऑथराइज पे जाते हैं ना, तो ऑथराइज वाले गड़बड़ के चांसेस वहाँ कम होते हैं। वहाँ एक भी नट बोल्ट लगता है ना आपकी गाड़ी में, तो आपकी बिल में आता है जी, और उसने जो पार्ट नया लगाया है वो दिखेगा। प्राइवेट के लिए वो क्या करता है, अपनी डेप्रेशन बचाने के लिए जाता है, तो वहाँ पता नहीं लगता पुराना पार्ट डाला है नया डाला है, इसलिए उन चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन हम मना नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, प्राइवेट वर्कशॉप इसलिए भी कहते हैं कि आप ऑथराइज में जाओ, वो लोग एक तो ईमेल पे बिल दे देते हैं, सारे पार्ट्स दे देते हैं, सब चीजें दे देते हैं, वो क्लेम
जल्दी से जल्दी प्रोसेस होता है। प्राइवेट आप कहीं किसी भी लोकल वर्कशॉप पे जाते हैं ना तो वो बिल टाइम पे देगा ना कुछ हो, इससे कंपनी का नाम भी खराब होता है आज की डेट में, क्योंकि टैट होता है कंपनी में टर्न अराउंड टाइम। आपको जब गाड़ी रिपेयर हुई है 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट क्लाइंट के अकाउंट में करनी होती है। तो वहां से सपोर्ट हमें मिलता नहीं है लोकल वेंडर से, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं, अदरवाइज आपको मना नहीं कर सकते हैं। उस केस में वो कहता है कि हम आपका जो है लोकल वर्कशॉप पे ये पास नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पास सब कुछ करेंगे जो चीजें पास होती हैं। लेकिन लोकल वेंडर क्या करता है, वो ऑथराइज वाली वर्कशॉप की रेट्स चार्ज करता है, तो वो चीजें पास तो नहीं हो सकती ना कभी भी। ऑथराइज वर्कशॉप के 3 गुना चार्जेस होते हैं, तो हम फिर भी आपको कहते हैं कि आप वहां जाओ, कल को आपका काम अच्छा होगा तो आप दूसरी जगह भी तो बताओगे मेरा काम जल्दी सेटल हो गया था। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। सुनीता मैम अनम्यूट करके बात करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पता करना था कि की लॉस के केस में मैंने पूछा था अपने गैरेज वाले क्या बोलते हैं सर, जहाँ से कार खरीदते हैं, भूल गई अब मैं। तो उन्होंने ये बोला कि की लॉस के केस में पूरी गाड़ी की फोटो होती है, क्या ये सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? भाई गाड़ी आपकी चोरी हुई है, कहाँ चोरी हुई है, पहले तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाबी। हाँ चाबी चोरी हुई है, तो चाबी उस गाड़ी की चोरी हुई है तो फोटोग्राफ इसलिए होते हैं क्योंकि क्लेम का प्रोसेस है। आपको हमने 7-8 हजार रुपए देने हैं, वो जो भी चाबी लगनी है आपकी, उसके लिए एक FIR की कॉपी चाहिए होती है हमें, और FIR के साथ साथ आपका क्लेम फॉर्म चाहिए होता है। तो हम क्लेम फॉर्म के साथ गाड़ी के फोटोग्राफ भी कर लेते हैं कि इसी गाड़ी का फोटोग्राफ हुआ है, इसी की चाबी गुम हुई है, वो ऑथेंटिसिटी के लिए सर्वेयर उसको अप्रूव करता है, बस इसी के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और सर, जो आप कह रहे थे कि आप 2 बार लो क्लेम, 1 बार लो क्लेम आता है, तो आप लो कंपनी पॉलिसी इसीलिए दे रही है ना जी। लेकिन मेरे ब्रदर का मैंने XUV 300 इंश्योरेंस कराया था, तो उसने पहले साल भी क्लेम लिया था और इस ईयर भी उसने क्लेम लिया है, तो टाटा AIG ने डिनाई कर दिया देने के लिए, 0 डेप्रिसिएशन। हाँ कोई बात नहीं, कर देते हैं कंपनी। दूसरी कंपनी से हो गया, मैं कह रहा हूँ ये हाँ। कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन है। बहुत कंपनियां जैसे टाटा है, बजाज है, इतनी चूजी हो गई हैं ये कंपनियां कि वो देखती हैं क्लाइंट की हैबिट क्या है, ये कितने बार क्लेम लेता है, और अगर ये बात क्लाइंट को बोलो कि क्लेम नहीं लूंगा तो मैंने इंश्योरेंस किस लिए कराया है। ये कंपनियां उन्हीं को पसंद करती हैं जिनका NCB अच्छा चल रहा होता है और उसको डिस्काउंटिंग भी अच्छे दे देती हैं, और लेकिन एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ये डिनाई कर सकती हैं अगर आपकी क्लेम की हैबिट ज्यादा है। मतलब they have all the rights. हाँ ऑल द राइट्स, बट गवर्नमेंट कंपनियां ये चीजें मना नहीं करती, वो कहती हैं जितना क्लेम लो। मैंने देखा है लोग 8-8 क्लेम भी लेते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, वेलकम। OnePlus किनका है भाई साहब आपका नाम, एक तो नाम ठीक करें आप प्लीज तब तक। हाँ सुनील मान बात कर रहे हैं सर करनाल से। जी सुनील जी। जी हाँ, ये ठीक कर लेंगे सर, अभी अपडेट करना चाहिए। देखो आपकी आइडेंटिटी OnePlus से नहीं है, आपसे सुनील मान से है। जी तो सर मेरा एक पर्सन था, जैसे हम इको से हमने इंश्योरेंस कर दिया किसी गाड़ी का जी, और वो अपने एजेंसी से किया है सर, अपने एजेंट कोड से, और जो टाई अप में कंपनियां है जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में टाई अप है टोक्यो का कंपनी के साथ, वहां पे वो कैशलेस के लिए मना कर देते हैं सर। आपने मतलब हमारे से नहीं करा, बाहर से करवा रखा है एजेंट के ये थ्रू। प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो आपकी उसको बताते हैं कस्टमर को कि आप हमारे से लेते तो इफको का भी कैशलेस दे देते, लेकिन अभी आपका कैशलेस नहीं देंगे, तो इसमें समस्या नहीं है कोई भी। आप उनको बोलो जिस दिन आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाए विद-इन 1 वीक आपके अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन वहां आपको ध्यान रखना होता है जो भी आपका सर्वेयर पास करके गया आपके पास रिटर्न में सब चीजें होनी चाहिए। कल को ऐसा नहीं है कि आपका कुछ पास हुआ नहीं है और वो आपसे ज्यादा बिल चार्ज कर लें। कल को क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा तो 20,000 लग गया था, ये आया तो 10,000 ही है। वो सर्वेयर का जो असेसमेंट शीट है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। असेसमेंट शीट मंगवा ले सर सर्वेयर से, और वो सर्वेयर से बात क्लाइंट ले सकता है। और सर्वेयर ये चीजें मेल पे भी दे देते हैं, सब बताते हैं, और ये भी बताते हैं आपको कितना पैसा वर्कशॉप को देना है। जी जी ठीक है। एक और था सर, एक पर्सन और है, जैसे PA कवर में सर वो इंजरी भी कवर होती है सर
कोई डिसेबिलिटी वगैरह हाँ, आ जाती है। अगर पीए कवर लिया हुआ है और आपका वो जो भी ड्राइवर है या मालिक है, पीए जी कवर जी है तो इंजरी हमेशा कवर होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट से होती है, वो आपको कहीं भी इंजरी होती है वहां भी वहीं कवर होती है। कहीं और से भी बेसिकली कोई सर बोलो ब्रांच बोलो। में मैं वो बोल रहे थे अगर गाड़ी चलाते हुए कुछ कैजुअलिटी होती तभी कवर होगा, बाहर का नहीं होगा। नहीं नहीं, एक्सीडेंट हुआ है ना, जी जी एक्सीडेंट तो कवर होता ही है। अब उसको जैसे घर में सीढ़ियों से गिर जाते हैं, वो भी तो जी एक्सीडेंट ही है ना। वो एक्सीडेंट है कंपनियां सर। कवर करती है ना वो चीजें, जी जी तो कवर होता है, वो कवर होता है। ठीक है सर। विनोद गोयल जी। भैया ठीक सर। सुनील भैया, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। हमारी मोटर वाली पॉलिसी में जो पीए कवर लिया, ये मोटर से बाहर का भी कवर करेगी? हाँ करेगी ना। पीए कवर मोटर वाली पॉलिसी में हम जनरली डेथ क्लेम वाला लेते हैं, 100 रुपीज हाँ वाला। हाँ वो कवर नहीं करता है। आपको पीए कवर अलग से लेना होता है इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपकी डेथ भी कवर करती है और इंजरी भी कवर करती है और पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर करती है। ठीक है, वो अलग से एक राइडर होगा एक तरह हाँ से। अलग से राइडर होता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। विनोद गोयल जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच नॉलेजेबल थिंग्स। ऐसा है, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जो नॉर्मली आया कि कस्टमर जो है जब गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसके पास दोनों चाबी होनी चाहिए। जी। एक चाबी तो होती है, एक चाबी उसको मिलती नहीं है, तो उस केस में क्लेम जो है वो सब स्टैंडर्ड कर देते हैं। तो इसका क्या वे आउट है कि उसको 100% मिले, कुछ ऐसा है? क्योंकि इसका चाबी तो है परंतु चाबी नहीं मिल रही है। नहीं, वो चाबी देनी पड़ती है सर, वो मस्ट है। अब ये बातें मुझे मैं प्लेटफॉर्म से बोलनी ठीक नहीं है। अब ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, जो चोरियां हो रही है ना, कई बार इंश्योर्ड खुद ही चाबी दे देता है और आरसी वारसी सब दे देता है। हाँ आई सब चीज। अंडरस्टैंड दैट, हाँ क्योंकि मेरे बस को इसलिए हमारे को जी जी चाबी दूसरी मस्ट है। और लोगों को ये चीजें बताओ, ये चीजें संभाल के रखें अपनी चाबी को। मतलब हम लोग खाली इंश्योरेंस ही कर रहे हैं। आप एक स्टैंडर्ड अपना वो बनाओ, पार्टी को बोलो कभी भी चोरी होगी दोनों चाबियां चाहिए। ये तो सब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। पार्टी अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ना भी दे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। हाँ जी, ऐसे बहुत दूसरा क्लेम है जो इंश्योरेंस क्वेश्चन, कंपनी ने पे ही नहीं नहीं किए हैं। वैसे तो जब ऐसे केस आए तो अब हम तो बड़े पार्टिकुलरली पार्टी को कहते हैं भैया दोनों चाबी अपनी संभाल के रखिएगा। आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते सर, आने से पहले ही सब चीजें बताओ। जी जब भी बिल्कुल इंश्योरेंस करते हो सब चीजें बताओ उनको। बिल्कुल, नॉर्मली वी टेल। जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि गाड़ी किसी ने किसी से खरीद ली हाँ। और उसको पेमेंट भी चेक वगैरह से दे दी, परंतु अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई बिकॉज ऑफ कैसे भी समझ लो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और गाड़ी चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उस केस में उसके पास क्या वे आउट है क्लेम लेने के लिए? वो तो फिर उसको थोड़ा सा झूठ ही बोलना पड़ेगा। गाड़ी जब ट्रांसफर ही नहीं हुई है और इंश्योरेंस भी ट्रांसफर नहीं हुई है तो गाड़ी मैंने खरीदी ही नहीं है। नहीं, गाड़ी खरीदी है परंतु उसका प्रूफ उसके पास क्या है कि उसने चेक से पेमेंट दी है उस उससे पार्टी क्या को। फर्क पड़ता है, चेक से पेमेंट तो हम किसी चीज की भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ तो अगर उसमें हाँ एक पेपर उसके नाम हो गया है, दूसरा पेपर उसके नाम नहीं है, तो क्लेम नहीं मिलेगा कभी भी। ओके। हाँ तो इसमें क्या वे आउट है अगर ऐसा कुछ होता है? क्योंकि नॉर्मली लापरवाही कर जाते हैं लोग, जानबूझ के तो नहीं करते हैं, परंतु अब उनको या अभी तो अभी अवेयरनेस नहीं होती है, गोयल सोचते साहब हैं क्या करवा है, लेंगे हम ट्रांसफर। भी इन चीजों में ना क्लाइंट की मदद करते हैं और जी उनको लगता है इंश्योरेंस तो कुछ भी नहीं है, ये क्लेम। मैं बता रहा हूँ, अगर गाड़ियां 100 एक्सीडेंट होती है ना, 100 इंश्योरेंस होती हैं, तो जी मात्र 15% गाड़ियों के ही क्लेम आते हैं, बाकी 85% के नहीं आते। लेकिन वो 15% के भी इतने क्लेम आ जाते हैं कि हमारा जो रेशियो है ना 120% क्रॉस कर जाता है। 120%, इतने बड़े बड़े लॉसेज आते हैं। तो आप इन चीजों को कभी भी क्लाइंट को ना समझाओ कि ये जब भी आप अपनी चीजें बताओ, गाड़ी ली है तुरंत उसको ट्रांसफर कराओ। जिस दिन आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देते हो 15 दिन तक आपका इंश्योरेंस वैलिड रहता है। अगर आरसी ट्रांसफर नहीं होती 15 दिन तक रहता है। ओके 15 दिन तक तो वैलिड रहता है। उसके बाद भी कोई वैलिड रीजन है, आरटीओ ने नहीं किया, तो उसमें आपका फॉल्ट नहीं होता, आरटीओ का ही फॉल्ट है। आपने अपना काम कर दिया है, उसमें भी हम आपको क्लेम पे करते हैं। ठीक है सर। तो एक क्वेश्चन और है, एक मेरे पास अब बहुत लोग हैं सर, आप अलग से पूछ अच्छा लेना। सॉरी, चलो हाँ कोई वी विल शेयर। ठीक है। सुनील जी, मेरा क्वेश्चन है कि चाबी अगर टूट जाए या खो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? अगर चाबी टूट जाती है, खो जाती है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है सर। टूट जाती है तो आपका उसका चाबी का फोटो रख के नया ताला बदलवा लेना चाहिए पूरी गाड़ी का।
आपको लोकल वेंडर से चाबी नहीं बनवानी है। वहां हम गलती क्या करते हैं, लोकल वेंडर से चाबी बनवा लेते हैं या एक ही चाबी को यूज करते रहते हैं। जब भी चोरी होगी गाड़ी, हम दूसरी चाबी जरूर मांगेंगे। अगर वो लोकल चाबी बनी होगी तो भी हमारा क्वेश्चन होगा कि ये लोकल चाबी क्यों बनाई है। तो बेटर यही है, आप उसका ताला पूरा बदलवाओ और उसका बिल संभाल के रखो, और चाबी का फोटो रखो अपने पास। चाबी टूट गई थी तब मैंने बिल, और गाड़ी की चाबी अगर गुम हो जाती है तो आपको प्रॉपर FIR करके गाड़ी का ताला बदलवाना चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस है तो वहां से क्लेम लो, इंश्योरेंस नहीं है तो भी आपको ताला बदलवाना चाहिए। नेक्स्ट सुनील पांडे जी। सुनील पांडे जी नहीं है, हाँ आ गए हैं, ठीक है, बोलिए सर। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर मेरा ये, आपने वैसे तो जवाब दे दिया था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम जब किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो पता लगता है उसके पास 8 गाड़ियां 9 गाड़ियां हैं जी। हमने उसका इंश्योरेंस कर दिया जिस गाड़ी की इंश्योरेंस होनी थी, लेकिन जब वो रिन्यूअल का टाइम आता है तो वो कहता है हमने कोई क्लेम लिया नहीं, बट उसमें क्लेम लिया होता है, उसको खुद ही नहीं पता होता 8 गाड़ियां किसमें से क्लेम आया था। ये कॉमन सी बात है सर, आप उससे रिटर्न में लेना सब चीजें। नहीं वो तो एक सर आपने बहुत बढ़िया बता दिया, लेकिन क्या और भी कोई इसमें ऑप्शन है कि हम खुद ऑनलाइन या किसी भी और प्रोसेस से हम ये चेक कर लें कि इसने क्लेम लिया है या नहीं लिया? नहीं, वो हमारे पास नहीं होता, वो कंपनीज के पास पोर्टल होता है, वो लोग चेक कर लेते हैं इसका। क्योंकि कस्टमर तो अपने हैंड पे गलती कर सकता है सर, हम कर रहे हैं तो एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि गलती ना हो आगे क्लेम में, देखो हमारी भी बात खराब होती है। सुनील जी, हमें लगता है ये बीमा हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए हम ये चीजें बात करते ही नहीं। आप जो भी है उसको ना व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालो ना, इस गाड़ी में कोई क्लेम है नहीं है, तो कितने साल से क्लेम नहीं लिया, वो यस नो करेगा ना, उसमें लिखेगा ना। और अगर आप सीधा लिख दो सर इसमें कोई माफी नहीं है, अगर आपने लिख दिया आप बेटे से चेक कर लो, ये सब चीजें फॉर्मेट बना के रख लो, वो कहेगा हाँ जी मैंने बेटे से भी बात कर ली है, कोई क्लेम नहीं है। कल को कोई बात होती है तो हमने तो बता ही दिया ना क्लाइंट को पहले से ही। ये अक्सर होता है सर, बहुत चीजें आती है। जी पीछे गाड़ी का इंश्योरेंस किया था, तो जब किया वो एक्चुअली उनका फर्स्ट रिन्यूअल था, शोरूम के बाद में फर्स्ट रिन्यूअल था जो मैंने किया था जी। मैंने उनसे चल के पूछा है, वो कहते हैं उस टाइम तो उन्होंने डिनायल डाला, आज वो जब गाड़ी में क्लेम आया तो वो रिजेक्ट हो गया, अब रिजेक्ट हो गया तो वो कहते हैं जी आपने पूछा नहीं था। जी जी। तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं प्रूफ, अब आपने बताया तो आगे से इसको रिटर्न में भी आप रखेंगे। इसका एक प्रपोजल फॉर्म भी बना लो, जैसे आप LIC का बनाते हो बना लो, उससे साइन कराओ उस चीजों पे, कोई क्लेम है नहीं है, एक फॉर्मेट सा बना लो ना। बाकी अगर ऐसा कुछ बनता है तो FPRT के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करो ताकि बाकी लोग भी बनाए। ठीक है ना सर? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अब राकेश गर्ग जी कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया बढ़िया राकेश जी। मेरा क्वेश्चन ये था जी, जैसे एक गाड़ी है अपनी जीरो डैब है उसमें, और शोरूम से अगर कंपनी से कराते हैं वो तो कह रहे वो भी मतलब वो रिम्बर्समेंट में ही डालना पड़ेगा, और कैशलेस में कराते हैं तो 4 दिन गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो उसका क्या जो सब सॉर्ट आउट मतलब शॉर्ट पीरियड में हो सकता है कहीं पे? नहीं, वो 4 दिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इंटीमेशन डालेंगे, सर्वेयर आएगा, क्लेम पास होगा, कल को वहां से आपका एक अप्रूवल आता है कि आपका अप्रूवल आ गया इतने का, उसके बाद फाइनल बिल, जैसे आप मेडिक्लेम में करते हैं ना, पहले अप्रूवल आता है, प्री अप्रूवल, फिर फाइनल आता है, तो फाइनल बिल जब आएगा तभी गाड़ी छोड़ेंगे, उस प्रोसेस में 4 दिन लगते हैं। तो इसमें और जो शोरूम से जैसे मारुति की गाड़ी है, अगर मारुति से कराते हैं, नेशनल से इंश्योरेंस हुआ जी, तो वहाँ कैशलेस मना कर रहे हैं वो लोग। क्यों? वो क्यों मना करेंगे? वो तो मना कर ही नहीं सकते। नहीं, कह रहे जी आपको यहाँ तो खुद से पे करना पड़ेगा। तो रिम्बर्समेंट का क्या प्रोसीजर रहता है? आपको अलग से बात करूँ क्या? हाँ अलग से कर लेंगे, अलग से कर। थैंक यू जी। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन है तो त्यागी जी, टाइम तो हो गया अपना। अभी 6 जने और हैं जिनके हाथ उठे हुए हैं। हाँ अभी क्या है, टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं किसी का भी, जिसका इम्पोर्टेंट है। बाकी लोगों को राघव ने और अतुल जैन ने, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो अतुल जैन जी तो हैदराबाद में है। हाँ मैं बात कर, हेलो। हाँ, मेरा अंकल एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में परसेप्शन बनता जा रहा है कस्टमर के माइंड में कि अगर पॉलिसी डीलर्स के थ्रू कराएंगे तो क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। ये पर्टिकुलरली हाई एंड गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर एजेंट के थ्रू कराएंगे तो उनको क्लेम में प्रॉब्लम आएगी। तो अंकल ये परसेप्शन क्या ठीक है और इसको कैसे टैकल करें?
बेटा एक बात याद रखो, यहाँ ना मार्केट में हर आदमी के हाथ में कैंची है और हर आदमी के सिर पे बाल है। कौन कितने बाल काट रहा है, किसकी कैंची कितनी तेज है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और वो कहना उनका वो क्या है, जैसे आप मेडिक्लेम का भी ले लो, जिन कंपनियों का हॉस्पिटल के साथ कैशलेस होता है या जिनका साथ वो स्मूथली चलते हैं, वहां ये बोलते हैं कि हमारे से लिया होता तो ये दिक्कत ही ना आती, आपका एजेंट वैसा है। उसके लिए तो आपकी बॉन्डिंग एजेंट से या अपने क्लाइंट से कितनी स्ट्रांग है, वो आपके ऊपर बात है। आपने उनको समझाना है कि चलो जी एक्सीडेंट की बात है, आपकी ये सपोर्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे, लेकिन जब चोरी होगी फिर कौन सपोर्ट करेगा। जितने भी ऑनलाइन हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, एट द टाइम ऑफ थेफ्ट कोई माई बाप ही नहीं होता। तो 2 साल बाद पता लगता है कि वो डीलरशिप का बंदा ही नहीं है जिसने इंश्योरेंस किया था, वो छोड़ के किसी और डीलरशिप में चला गया। फिर बंदे को यही नहीं पता होता मुझे पेपर जमा कहाँ करने हैं, क्योंकि चोरी के पेपर तो वहां जमा नहीं होंगे ना जहां से इंश्योरेंस लिया है, वो तो डीलरशिप से लिया। अब अभी मेरे पास एक क्लेम ऐसा आया, ओरिएंटल का किसी उसने पॉलिसी बाजार से या कहीं से पॉलिसी ली, उसको पता ही नहीं था पेपर जमा कहाँ करने हैं। 9 महीने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी को ढूंढता हुआ पहुंचा, जबकि चोरी का क्लेम में लिखा होता है, मैंडेटरी होता है 48 आवर्स के अंदर आपको 48 आवर्स के अंदर आपको क्लेम सबमिट करना होता है। तो आप उनको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ कि आप मेरे साथ रहोगे तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको वहां से नहीं मिलेंगी। और ये जब क्लेम आता है तभी होता है, और उससे पहले कोई आपको गाइड नहीं करेगा। आज आप 2000 क्या 10,000 भी बचा लोगे ना, तब भी आप लॉस में हो, क्यों आपके साथ राघव खड़ा है। थैंक यू वेलकम बेटा। अतुल साहब। हाँ बस मैं यही नमस्कार, आई एम ऑन द वे टू मल्लिकार्जुन मंदिर जा रहे हैं हम लोग हैदराबाद। तो मैं आप यही कह रहा था जो अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि जो बहुत सारे लोगों का बार बार ये ऑब्जेक्शन आ रहा था ना कि भाई नो क्लेम, जो लास्ट ईयर पॉलिसी पे क्लेम होता है और हमें मना कर देते हैं। अब वर्बली पे मत जाना कभी भी किसी के साथ, जो भी डिस्कशन करना है ना उनसे, और व्हाट्सएप पे भी मत लो। आपने व्हाट्सएप बोल रहे थे ना, मैं व्हाट्सएप पे भी मत लो, एक मेल जरूर मंगाओ क्लाइंट से कि भाई मेल पे आप दे दो, क्योंकि व्हाट्सएप का डाटा कभी भी रिमूव हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो ये जरूर है कि भाई हम लोग मोटर में थोड़ा सा काम करते हैं, इसलिए बात मतलब मुझे लगा कि ये एक वैल्यू एडिशन कर लेनी चाहिए, लोगों के काम आएगा, है ना। तो आप अपना मेल पे मंगाइए। हमारे ऑफिस के अंदर से एक सिस्टम है, हम क्लाइंट को भेजते रहते हैं कि आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी है, और आपने यदि आपने 24 घंटे के अंदर हमें ये कंफर्म नहीं करा ना कि आपने ये हमारे को बोला था, तो हम ये जो हमने नो क्लेम एज्यूम किया जाएगा, नो क्लेम है। और उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यूस भेजते रहते हैं जब तक उसके पास से हमारे को मेल नहीं आ जाती ऑफिशियली कि मैंने इसमें क्लेम नहीं लिया था। तो उससे क्या होता है कि बाद की जो है ये हैरेसमेंट्स है वो बच जाती है। यदि क्लेम के टाइम पे वो कहे कि भाई मैंने तो बताया नहीं था, तो उसको उसकी मेल उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, सर आप ही ने तो लिख करके किया हुआ मेल के ऊपर कि भाई हमने क्लेम नहीं, लास्ट ईयर हमारा नो क्लेम में था। तो वो एक हेल्प मिलती है उससे। तो ये मुझे लगा कि सब लोगों को एक बार ये जरूर ये बता दें कि जब हम इंश्योरेंस करते हैं तो इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें लगता है कि ये कमीशन आने वाला है। इस कमीशन को इतनी जल्दी मत लेने की, जल्दी मत करो, क्योंकि कमीशन तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब कभी क्लेम आएगा ना तो वो फिर आपके पास यदि सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी वो लाइफ हेल कर देगा क्लाइंट आपका। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखने की चीज है। सिर्फ ये मुझे आपको वैल्यू एडिशन करना। थैंक यू सो मच। वेलकम अतुल, वेलकम, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद सुनील जी। आज का सेशन बहुत ही वैल्यूएबल रहा और इंफॉर्मेटिव रहा। मैं समझता हूँ जितने भी लोग पार्टिसिपेंट आज यहाँ हैं। अजय जी, राजेश चेतन जी कह रहे हैं 10 मिनट बढ़ा सकते हैं, आप देख लो। बढ़ाना है? हाँ कह रहे हैं राजेश चेतन जी। भाई मेरा मन ये है कि दो काम कर लो, या तो टाइम 10 मिनट का बढ़ा दो, या दूसरा अगर ऐसा नहीं संभव है तो सुनील डैंग जी का नंबर सबको शेयर कर दो और सबको ये सूचित कर दो कि वो डायरेक्टली सुनील डैंग जी से बात कर लें। नंबर शेयर मत करो सर प्लीज, वो नंबर शेयर नहीं, किसी तो 10 मिनट बढ़ा दो। हाँ ठीक है, तो 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। हम 9:15 बजे से वाइंड अप करेंगे। 9:15 तक ले जाओ कार्यक्रम को और सबके सवाल सोल्व कर दो। और मेरे को रिक्वेस्ट है कि जो भी पार्टिसिपेंट अपना सवाल पूछेंगे वो क्रिस्प में पूछें, और एक पार्टिसिपेंट को 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, प्लीज। सुरेंद्र शर्मा जी, और जिसके सवाल हो गए वो काइंडली अपना हैंड लोअर कर लें, वो सारे बहुत हाथ खड़े हुए। सुनील सर नमस्कार। हेलो
हाँ बोलो हाँ, सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है बोलो। शर्मा जी, पूछो। हाँ सर नमस्कार। पहले तो आपका मैं धन्यवाद दोबारा से देना चाहूंगा, जो आपने मेरे 2-3 बहुत बड़े बड़े क्लेम निकलवाए हैं, जिसमें मैं सबको बताना चाहूंगा। एक ऑडी का क्लेम था जिसमें गांव वालों ने पूरी गाड़ी तोड़ दी थी। सर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप काफी चीजें बताई थी कि इस तरीके से चलते रहो, पूरा क्लेम बड़ा इजीली निकल गया था। अच्छा, मुझे सर एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे थर्ड पार्टी क्लेम जो होता है हमारा गाड़ी का, अगर अदर गाड़ी में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी का किसी और से हुआ, उसमें ड्राइवर को चोट लगती है अगर, या पैसेंजर को चोट लगती है, तो उसके ट्रीटमेंट का भी खर्चा हमारी कंपनी देगी क्या? हाँ, मतलब कि आपको उस पे क्लेम डालना पड़ेगा ना, जिसने आपको मारा है, कि भी मैं, अगर उसमें डेथ होती है, कुछ भी होता है या इंजरी होती है, सब चीजों का खर्चा आपको क्लेम डालना पड़ता है। फिर उस जो भी कंपनी के ऊपर क्लेम डाला है उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है और उनका वो आता है, जो जिसने भी गाड़ी मारी थी, वो कहता है हाँ जी मेरे से लगी है, वो कंफर्मेशन होके जो भी आपके बिल होते हैं सब रिएम्बर्स होते हैं। इवन इसमें डेथ भी होती है तो डेथ का भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कोर्ट डिसाइड करती है कि कितनी एज थी बंदे की, कितनी इनकम थी। मतलब आपके पास इंश्योरेंस नहीं था तो वो सामने वाले से इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो। अच्छा, वो जिसको चोट लगेगी या जिसकी डेथ होगी उसको क्लेम करना पड़ेगा? हाँ, क्लेम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जी, ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? स्टेंदर बिस्ट। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते स्टेंदर जी। हाँ, बहुत बहुत सर बधाई सर, धन्यवाद आपको सर, इतना मतलब इस तरह से इनिशिएटिव लेते हुए। मैं हमारे सर प्रधान जी की वो है, उन्होंने कहा कि सबको इतना एजुकेट कर दो कि मार्केट में जो भी एफपीआरटी का मेंबर हो या जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आता है उसको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। मैं सर बिल्कुल अलग बात करना चाहूंगा कि मैं देख रहा था 80 से 100 पार्टिसिपेंट हैं जो इस नॉलेज का ज्ञान बढ़ाना चाह रहे हैं, मगर मैं आपको और ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा जो ऑनलाइन चल रहे हैं उनका बिजनेस भी ऑनलाइन ही चलता है। और जितने लोग ऑफलाइन हैं, जो रेगुलर जब ऑफलाइन में एफपीआरटी की मीटिंग होती है, हम लोग जब जाते हैं, उनके बिजनेस का आप उनसे कंपेयर कर लीजिए तो वो 100% फार बेटर होगा। तो मेरा सभी जो अटेंडेंट हैं उनसे निवेदन है कि ऑनलाइन में ज्ञान उतना ही मिलेगा जिससे आपके सिर्फ चूल्हे पे चढ़ेगा तो कुछ, मगर पकेगा कुछ नहीं। अगर आपको पकाना है तो एफपीआरटी में प्रैक्टिकली आपको अटेंड करना पड़ेगा। और कल को जब एफपीआरटी ये विंडो ओपन करती है सेशन का, जैसे करोल बाग में होता, तो सभी 85 या जो 100 लोग अटेंड कर रहे हैं और अपनी रियल ग्रोथ फील्ड में चाहते हैं, तो कृपया ये है कि ये ऑनलाइन का तो ठीक है मगर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को तवज्जो दें ताकि आप अपने बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंचा सके जिस मुकाम पर आज की डेट में डैंग साहब हैं, चेतन जी हैं, मेरा बिजनेस है, और भी कई लोग जो देखते हैं जिनका बिजनेस आप तुलना करें अपने से तो कई 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 गुना बेटर है। तो मेरा सभी पार्टिसिपेंट्स से निवेदन है कि ये शॉर्टकट मेथड तो इसलिए अपना रहे हैं हम लोग कि चलो ठीक है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मगर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को तवज्जो दें जिससे एफपीआरटी की भी मजबूती बढ़ेगी और जो हमारा उद्देश्य है प्रैक्टिकली किसी चीज को इम्प्लीमेंट करके और उसको फिर आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू स्टेंदर जी। हाँ, तो ये संजीव मिश्रा जी। संजीव मिश्रा जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ बोलें। हाँ सर, सर एक गाड़ी है जिसका जैसे महिंद्रा की इंपीरियर, इसका वाइट नंबर प्लेट है यानी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इसको कॉमर्शियल में ही इंश्योरेंस होगी, प्राइवेट में नहीं होगी। अभी क्लेम आ रखा है तो यह न्यू इंडिया ने मना कर रखा है कि जो है आप पहले रजिस्ट्रेशन चेंज करा के लाओ। ऐसे अटक गया क्लेम और नवंबर से पेंडिंग पड़ा है। ये गाड़ी ठीक हो गई है? गाड़ी वर्क ऑर्डर ही नहीं मिला अभी तक, इसका सर्विस सेंटर पे ही खड़ी हुई है धनबाद में। तो इसका तरीका यही है, आप देखो इंश्योरेंस कंपनी जो चीजें होती है ना वो करवाती है, आप उनको बोलो तब तक अप्रूवल दे दो, तब तक ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। हम वो प्रोसेस में भी डाल रहे हैं उसका कमर्शियल करा के, जो भी होगा आप लिख के दे दो तो वो आपका काम शुरू करा देंगे और तब तक आप अपना ये प्रोसेस कर लो। क्योंकि कंपनियां क्लेम नहीं देती है, हम लोग देखो हमारे को रोड टैक्स से कोई मतलब नहीं है आपका। हाँ जी। फिर भी रोड टैक्स नहीं होता तो हम क्लेम तब तक पास नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट के जो आपस में जो डिपार्टमेंट हैं जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। अब पुलिस का आपकी इंश्योरेंस से कोई मतलब थोड़ी है थर्ड पार्टी से, लेकिन चालान करती है ना। इसीलिए
वो चीजें गवर्नमेंट ने की हुई हैं। आप गवर्नमेंट से बस ये परमिशन ले लो, हमारे को क्या क्या क्लेम पास हुआ है वो आप लिख के दे दो, ताकि हम अपनी गाड़ी रिपेयर करा लें, क्योंकि उस प्रोसेस में हमारे को 15 दिन से 1 महीना 2 महीने लग सकते हैं। आप तब तक ये काम करा लो, हमारी गाड़ी खड़ी खड़ी खराब हो रही है, आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आरटीओ पे गया था एम्प्लॉय, लेकिन वो आरटीओ ने मना कर दिया, कह रहे कि आज 6 साल 7 साल बाद आप चेंज कराने आए हो, कॉमर्शियल कराने आए हो, पुरानी गाड़ी हो रही है, तो उन्होंने मना कर दिया इस चीज के लिए। आप इंश्योरेंस कंपनी से लिखवा लो ना, आप कह रहे हो कमर्शियल कर दो, वो कमर्शियल करने को तैयार नहीं है, आप अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर लो ना, इंश्योरेंस कंपनी को बोलो जो चीज आपको चाहिए वो लिख के दो आप। और आज तक ये इंश्योरेंस करते आ रहे थे, तभी आपने कभी बात नहीं करी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था आपकी कंपनी की, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट वाइट है। आज ये क्वेश्चन आया तो ये दो, और आरटीओ को वही लेटर दो उनको। ये आरटीओ मना करेगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को आप दे सकते हो ना, क्लाइंट ने भाई मना कर रहा है कि नहीं करेगा, तो उसमें क्या कंपनी आपका सब स्टैंडर्ड करके या जो भी करके आपका क्लेम पास कर देगी, उसको होल्ड नहीं करेंगे क्लेम को। ठीक है सर। और फिर एक टीपी इंश्योरेंस जो होता है 5 साल का, उसमें क्या पीए भी 5 साल का कवर होता है ऑनर ड्राइवर, या फिर एक ही साल का कवर होता है? नहीं, पीए अलग चीज है, थर्ड पार्टी अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग है। हाँ, ओडी इंश्योरेंस जब करते हैं ना, तो उसमें पीए का ऑप्शन नहीं आता है। नहीं आता है, आता क्यों नहीं है, आप करना चाहो तो आता है, उसमें ऑप्शन आता है। पीए टू ओनर भी आता है, और पीए टू ड्राइवर भी आता है, और पीए टू जो आप 5 लोगों का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनका भी आता है, सब आता है। स्टैंड अलोन जब करते हैं। हाँ, अगर नहीं ऑप्शन आ रहा, ऑनलाइन में नहीं आ रहा, तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं ना उसके बारे में कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा। तो कई चीजें हैं, देखो नई चीजें आ रही हैं कंप्यूटर पे, उसमें कई चीजें नहीं आती हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसको करवा सकते हो, क्योंकि 5 साल का वो इंश्योरेंस नहीं होता आपका पीए वाला। ओके सर, थैंक यू। संजीव झा, सुबोध पंडित, कौन बोलना चाहते हैं? हाँ, सुबोध पंडित जी बोलिए, अनम्यूट करके। सुबोध जी अनम्यूट करो पहले अपने आप को। सुबोध जी अनम्यूट, हाँ बोलिए। सर, इमर्शन टेस्ट एक्सीडेंट में कितना भूमिका निभाता है? जैसे अगर सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ और इमर्शन टेस्ट नहीं है, तो क्या क्लेम रिजेक्ट होगा या पास करेंगे? क्या नहीं है? इमोशन टेस्ट। इमोशन टेस्ट जी, इमोशन पीयूसी की बात कर, पीयूसी की बात हो रही है। जो स्मोकिंग टेस्ट होता है ना गाड़ी का, हाँ, वो इमोशन टेस्ट बोलता है ना उसको। पोल्यूशन हाँ। पोल्यूशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो तो आपका जो चालान करते हैं उन्हीं का होता है, वो तो एनवायरनमेंट के लिए होता है सर। हाँ जी, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, संजीव झा। हाँ, संजीव जी बोलिए। सर, एक गाड़ी का जब हम निकालते हैं उसमें 1 ईयर का ओडी और 3 ईयर का ये आपका थर्ड पार्टी होता है, बट सपोज 1 साल बाद गाड़ी ट्रांसफर हो गया, उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, तो सर जो ट्रांसफर हुआ है, न्यू जो ऑनर है वो ओडी लेगा या थर्ड पार्टी भी उसको लेना जरूरी है? ओडी ही लेगा, वो ओडी लेगा, थर्ड पार्टी नहीं होगा ना, थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी 3 ईयर का हो रखा है। हाँ, हो रखा है, बस वो उसको वो पॉलिसी कॉपी लगानी पड़ेगी, वो खाली ओडी ही लेगा। ओडी लेगा ना जी, ठीक, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट दिनेश अग्रवाल जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, पीए किसी ने इंश्योरेंस के अंदर पीए ऐड नहीं किया हुआ, और उसका कोई एक्सीडेंट का क्लेम आता है, थेफ्ट का क्लेम आता है, तो ये भी इफेक्ट करेगा उस क्लेम को? हाँ जी, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में पीए नहीं लिया हुआ, हाँ जी, और उसका कल को कोई थेफ्ट का क्लेम या एक्सीडेंट का क्लेम आता है, तो क्या ये पीए ना लेना भी इफेक्ट करेगा? नहीं, पीए से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। पीए तो अलग एक तरह से पॉलिसी है, एड ऑन कवर बोलते हैं ना जी, वो तो आपकी इंजरी के लिए या कंपलसरी पीए है ना? नहीं, कंपलसरी पीए पहले कंपलसरी होता था, अब कंपलसरी नहीं किया हुआ, ऑप्शनल कर दिया। पहले 15 लाख का ये हर गाड़ी में दे ही रहे थे ओनर का, अब इन्होंने फिर ऑप्शनल कर दिया। ठीक, थैंक यू। वेलकम जी। हो गए हैं लगभग, एक दक्ष रह गए हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मेरी एक क्वेरी ये है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन और सर्वे का सेटअप है,
तो जी। उसमें होता क्या है कि जैसे हाई एंड सेकंड हैंड गाड़ियां जब लोग खरीदते हैं जी तो उसमें काफी बार ना जैसे एक आपको आइडिया होगा कि 2 लाख का गवर्नमेंट ने वो बनाया कि 2 लाख से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन है तो वो आपको चेक या एनईएफटी के थ्रू करना है। जी तो उसमें क्या, जैसे हम मांगते हैं कि आप प्रूफ दीजिए कि आपने ये गाड़ी खरीदी है, तो क्या हम वहां पे सही हैं? बिल्कुल सही हो substantive- सर, बिल्कुल सही हो। अभी मेरे पास एक क्लेम आया है इको सपोर्ट का, हाँ और जी। वो गाड़ी उन्होंने कहाँ से खरीदी है, क्या किया है। उन्होंने कहा जी हमने 8 लाख की गाड़ी ली है और वो गाड़ी जी। टोटल लॉस हुई है, हमने 8 लाख का प्रूफ मांगा है। वो कह रहे जी हाँ आपको जी। क्या मतलब, मैंने कैश में दिया है। जब हमें पता है 2 लाख से ज्यादा आप कैश दे ही नहीं सकते, तो जी आपने कहाँ दिया है कैश में। जी जी अब कई लोग क्या कर रहे हैं, कबाड़ की गाड़ियां खरीदते हैं, जी जी। उसमें मतलब कि उसको तैयार करते हैं, फिर उसको टोटल लॉस करते हैं। बहुत चीजें मार्केट में चल रही हैं, तो ये प्रूफ तो देने पड़ते हैं आपको। जी जी। हाँ ये थैंक यू सर। मस्ट। हाँ जी ठीक है। एक ये ठीक है, लास्ट है कोई एफपीआरटी के नाम से। एफपीआरटी के नाम से हम सोच रहे थे कि आप ही हो। नहीं, मेरे तो एफपीआरटी इंडिया के नाम से है। अच्छा, कौन है एफपीआरटी के नाम से? हैंड उठा रखा, बोल दे रहा है, चलो चलो छोड़ो। त्यागी जी थैंक यू, मेरे एंड से इतना। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी एफपीआरटी की टीम का, और धन्यवाद अतुल जी, आपका भी आपने समय निकाला वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर में सब एफपीआरटी वालों के लिए प्रार्थना करना। और धन्यवाद राजेश चेतन जी का, धन्यवाद अजय त्यागी जी, और धन्यवाद राजेश राठौर और पूरी एफपीआरटी टीम को। धन्यवाद।